हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री का अध्याय नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विलयन पढ़ रहे थे। उसमें उसके अंदर हमने दो वीडियो पढ़ चुके हैं। दो वीडियो में कि मोलर जो आपकी विलयन है वो क्या होता है और विलयन को मापने वाली जो सांद्रता इकाई हैं वो क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें। मैं उन दोनों वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो नॉर्मलता होती है उसका सूत्र होता है WB/MB इंटू 1000 बटे वी, अगर ml के अंदर है, इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये तो होता है आपका नॉर्मलता का सूत्र। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें मोलरता की, तो जो मोलरता का सूत्र है वो होता है आपका WB/MB इंटू 1000 बटे VmL के अंदर। अब WB क्या है पर यहाँ पर, तो WB है विलय का भार और MB क्या है विलय का अणुभार। ठीक है, अब हम इन दोनों के अंदर संबंध ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पार्ट देखो, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें कि देखो WB/MB, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको WB/MB, ये वाली जो चीज़ दिखाई दे रही है ये आपको दिखाई दे रही है, ये इसके बराबर है। मतलब इसकी जगह ऊपर वाले समीकरण एक में मैं m को लिख सकता हूँ। किसको लिख सकता हूँ? m को लिख सकता हूँ। और m लिखूंगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका n बराबर m इंटू वी एफ यानी बैलेंसी फैक्टर यानी संयोजकता कारक। क्या है इसका मतलब? संयोजकता कारक। ठीक है, तो जो नॉर्मलता और मोलरता के अंदर संबंध होता है वो होता है नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू संयोजकता कारक। और अगर संयोजकता कारक निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर बराबर नॉर्मलता बटे मोलरता। और अगर आपको डिटेल में जानना है संयोजकता कारक क्या है तो वो मैंने आपको बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में, यानी पार्ट 2 के अंदर बता दिया संयोजकता कारक कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, अब अगर मान लो आपको दे दे कि दो विलयन दे दो और उनको मिलाए और तीसरा विलयन बनाए, तो उसके लिए सूत्र क्या याद रखना है? सूत्र याद रखना है N1V1 प्लस N2V2। अब N1 क्या है? पहले विलयन की नॉर्मलता, और V1 क्या है यहाँ पर? पहले विलयन का आयतन। इसी प्रकार N2V2 का मतलब, N2 का मतलब है यहाँ पर आपका जो दूसरे विलयन है, दूसरा विलयन है उसकी नॉर्मलता, और V2 का मतलब है दूसरे विलयन का जो आयतन है। अब उन दोनों को मिलाने पर जो तीसरा विलयन बनेगा उसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है और आयतन आपको दे दे, या फिर आयतन दे दे, मतलब नॉर्मलता दे दे, आयतन पूछ ले। अब ये किस कंडीशन में ये वाला सूत्र यूज कर रहा है? तो अगर अम्ल, या तो दोनों अम्ल हो या दोनों क्षार हो, तब अगर एक अम्ल और एक क्षार हो तब क्या यूज करना है? तो उसके प्लस की जगह आपको क्या लिख देना है? माइनस लिख देना है। क्या लिख देना है? प्लस की जगह माइनस लिख देना है। और तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है आपका, अगर उदासीन हो विलयन तो उसके लिए यूज करना है आपको N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये वाला सूत्र यूज करना है। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र बता दिए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ये कि एथिलीन ग्लाइकोल, अब एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। अब एथिलीन ग्लाइकोल है उसके मोल अंश की गणना करनी है। कैसे? यदि विलयन में C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, एथिलीन ग्लाइकोल का अगर 20% द्रव्यमान उपस्थित हो तो आपको उसके मोलंश की गणना करनी है। तो हमने प्रतिशत सांद्रता भी पढ़ ली है, मोलंश भी पढ़ ले। अब हम क्या करेंगे तो हम देखते हैं, हम मान लेते हैं जो विलयन है उसका जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि आपका 20 ग्राम तो क्या है यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम क्या है आपका जल। 80 ग्राम क्या है? जल। और एथिलीन ग्लाइकोल है आपका कितना? 20 ग्राम। तो इससे पता चल गया हमारा विलय क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल वो भी कितना? 20 ग्राम। विलायक क्या है हमारा? जल, वो भी कितना? 80 ग्राम। ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद अपन देखेंगे कि एक्स ग्लाइकोल यानी एक्स को जो मोल अंश है उसको एक्स से लिखते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें जो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश निकालने, अब हम मोल अंश निकालते हैं तो क्या करते हैं? जिसके मोल अंश निकालने उसका पहले तो हमें मोल निकालने हैं। अब मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो यहाँ लिखेंगे, ये देखो, अगर एन है ग्लाइकोल, एन का मतलब मोल, और ग्लाइकोल के जो मोल निकालने हैं तो क्या करेंगे?
एथिलीन ग्लाइकोल के मोल यानी भार बट्टे एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, भार बट्टे नीचे क्या लिखेंगे, उसका अणुभार। ठीक है, दोनों चीज़ें लिखनी है। अब एथिलीन ग्लाइकोल का भार कितना है, तो वो कितना है, वो है आपका 20 ग्राम। अब अणुभार कहाँ से आएगा सर, तो मैं बताता हूँ अणुभार कैसे आता है आपका। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है हमारा एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है हमारा क्या, C2H6O2। अब हम बात करें तो एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, तो दो का कितना, 12 × 2 प्लस एक हाइड्रोजन का होता है एक, 6 हाइड्रोजन का कितना, 1 × 6 प्लस। अब उसकी बात करें एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो का कितना, 16 × 2, तो 12 × 2 24, एक 6, 1 × 6 करोगे तो 6 प्लस 16 दूनी 32। टोटल अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 62 ग्राम, यानी 62 ग्राम अणुभार है किसका, आपका एथिलीन ग्लाइकोल का। अब 62 ग्राम अणुभार है और 20 ग्राम आपका भार दिया हुआ है, तो 20/62 करेंगे तब आंसर आएगा आपका 10/31 कितना, 31 आएगा। अब 10 जैसे ही 31 आएगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये 100 लिखा हुआ है वो इस प्रकार लिखा हुआ है, 10/31 लिखा है पहले। अब 10/31 लिखा है, उसके बाद क्या किया है, देखो 31 से भाग देंगे 10 में तो नहीं जा रहा, तो पॉइंट लगा के क्या किया हमने, 0 बढ़ा ली। इस प्रकार ये 100 लिखा हुआ है। तो अब 31 का भाग देंगे 100 के अंदर, तो वो जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और वो जाएगा 31 × 3 कितना होता है, आप देख सकते हैं 3 और 9 93। इसी प्रकार 7 यानी 7 बचे, 7 बचने के बाद भाग टूटी 0 आएगी, तो ये हो जाएगा 70। अब 31 दूनी 62 होता है, तो अप्रॉक्सीमेट जो आपके मोल आएंगे एथिलीन ग्लाइकोल के वो आ जाएंगे कितने, 0.32 मोल। कितने, 0.32 मोल। इसी प्रकार हम जल के मोल निकालें तो जल दिया 80 ग्राम, यानी जल का भार बट्टे अणुभार कितना होता है, 18 ग्राम। कैसे होता है सर, तो H2O, अब 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके मोल आएंगे आपके कितने आएंगे, इसके मोल आएंगे देखो 18 × 4 = 72, तो 4 बार फिर आप कितना बचेगा, 8 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएगा 80, तो इस 4 बार जाता रहेगा। तो जो जल के मोल है यहाँ पर वो कितने आ जाएंगे, 4.44 मोल। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के मोल आ चुके हैं, एथिलीन ग्लाइकोल की भी और जल के भी। अब हमें क्या करना है, जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसके मोल अंश ज्ञात करने हैं, तो उसका मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र यूज करेंगे एक्स ग्लाइकोल = ग्लाइकोल के मोल बट्टे जल के मोल और एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। ठीक है, अब दोनों के मोल लिखो या फिर नीचे लिख सकते हैं विलयन के मोल या अवयव के कुल मोल। तो ग्लाइकोल के मोल कितने थे, 0.32 सर, और टोटल मोल अगर जल के मोल देखो तो 4.4 मोल और एथिलीन ग्लाइकोल के मोल 3.2 मोल। अब इनको ऐड करोगे तब नीचे आएगा, ऊपर तो रहेगा देखो आपका कितना 0.32 मोल और नीचे रहेगा 4.76 मोल। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 32/476। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ना, वो आएगा 0.067। क्या आएगा, 0.067। किसके मोल अंश हैं, ये आपके मोल अंश हैं एथिलीन ग्लाइकोल के। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। 12th केमिस्ट्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 यानी 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो देखो 5 ग्राम NaOH का भार दिया हुआ है, 450 यानी 450 ml यानी विलयन का आयतन। तो अब हम निकालना क्या है, मोलरता। क्या करना है, हमें मोलरता ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का सूत्र विलय का भार यानी WB बटे विलय का अणुभार यानी MB × 1000 बटे VmL। ठीक है, अब ये ज्ञात करना है। उसके बाद अब सूत्र पता चल गया, लेकिन आयतन दे रखा है 450 ml, WB 5 ग्राम। अब NaOH का जो अणुभार है वो कैसे कितना आएगा सर, तो वो आता है आपका 40 ग्राम। आता कैसे है, तो Na का 23 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, टोटल हो जाएगा 40 ग्राम। अब इस प्रकार इन संख्याओं को हम इसमें रखें तो देखो WB का मतलब विलय का भार 5 ग्राम,
MB का मतलब अणुभार विलय का 40 ग्राम। उसके बाद 1000 आपकी सूत्र की है, 450 ml आपका क्या हो गया, ये हो गया आयतन। जीरो से जीरो कैंसिल, इस बारी जीरो से ये जीरो कैंसिल, ऊपर बचा 5 × 10 यानी 50, नीचे बटा नीचे कितना बचेगा 45 × 4 180, टोटल नीचे आएगा 5/18। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अब आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा निकल के, आंसर आता है M = 0.278 मोल प्रति लीटर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 0.278 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, दोनों ही यूनिट्स के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, और ये फाइनल आंसर है आपका। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यानी 75 ग्राम बेंजीन के अंदर क्या घुला हुआ है आपका, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल घुला हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मोललता की गणना करनी है, और आपको पता है मोललता को लिखते हैं स्मॉल m से। किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। अब क्या करोगे, तो WB यानी विलय का भार 2.5 ग्राम। अब विलय का अणुभार भी चाहिए, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH। और ये कितना आएगा, 60 ग्राम आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर C2 यानी कार्बन 2 है, H4O2। अब आप निकालोगे जैसे मैंने ऊपर बताया निकालना, तो वो आएगा 60 ग्राम। ठीक है। अब जो आपका W यानी विलायक का भार है वो कितना है, 75 ग्राम। अब हमें क्या करना है, सूत्र यूज करना है बस, तो WB/MB × 1000/WA, ये सूत्र है। WB की जगह कितना लिख दिया, 2.5 ग्राम, MB की जगह 60 ग्राम, 1000 की जगह 1000, WA की जगह 75। ठीक है। अब क्या किया है हमने यहाँ पर हमने ये किया है कि यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा दी, 10 हो गया। अब क्या होगा, 25 से 75 को डिवाइड करेंगे 3 बार, और ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा देखो 100, नीचे बचेगा 180। ठीक है। अब ये बचा क्या, तो 100 और 180, जीरो से जीरो यानी 10/18 बचा, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा 0.55 मोल प्रति केजी। देखो वहाँ मोल प्रति लीटर था क्योंकि वो मोलरता थी, यहाँ पर मोल प्रति केजी है, यहाँ पर ये क्या है, मोललता है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो अभी तक समझ में आ चुके होंगे। ठीक है। और अब अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक क्या है, वो है विलेयता। विलेयता क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता की अगर मैं बात करूं तो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलायक में विलय की घुली हुई वह निश्चित मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त होता है उसे उस विलय की विलेयता कहते हैं। अब बात आती है सर विलेयता को मापते किस में हैं, तो विलेयता को मोल प्रति लीटर यानी मोलरता में मापा जाता है। जो आपकी विलेयता होती है उसको मोल प्रति लीटर यानी जो मोलरता के अंदर आपकी विलेयता को मापा जाता है। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये संतृप्त विलयन कैसे प्राप्त होगा। विलेयता तो बता दिया आपने कि 100 ग्राम विलयन में जितना विलय घुलने के बाद संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, उस विलय की मोलरता, विलेयता कहलाएगी। ठीक है। अब विलेयता कहलाएगी, सर समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक सटीक एग्जाम्पल, कि ये मान लो मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र के अंदर मैंने सबसे पहले डाला ये हरा हरा पदार्थ, और ये हरा हरा पदार्थ है आपका H2O। क्या है, H2O है। अब ये हरा हरा पदार्थ आपका H2O है। अब मैं इसके अंदर एक और पदार्थ डाल रहा हूँ जो आपकी क्या है, शक्कर है। अब इस पदार्थ के अंदर यानी इस शक्कर को जब जल के अंदर घोलूं मैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा इस जल के अंदर शक्कर घुलना बंद हो जाएगी। जैसे ही शक्कर घुलना बंद हो जाएगी उसी को नाम दे देते हैं हम संतृप्त विलयन। क्या नाम दे देते हैं, संतृप्त विलयन। क्या नाम दे देंगे, विलयन कैसा हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, मतलब उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। ठीक है। इसी प्रकार अभी आगे पढ़ेंगे हम असंतृप्त विलयन। तो अगर हम इसमें और अधिक घोल सके चीनी यानी विलय और अधिक घोल सकें तब उसको बोलें असंतृप्त। और तीसरा पढ़ेंगे हम, तो तीसरा वहीं बताएंगे। चलो ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आती है संतृप्त विलयन की बात।
तो वह विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। अभी मैंने बताया था कि जैसे ही हम जल के अंदर शक्कर घोलेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उसमें और अधिक शक्कर नहीं घोल सकते, वही क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है। अब फिर बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। तो असंतृप्त विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलय घोला जा सकता है। अभी मैंने बताया कि अगर अब आप उसके अंदर और शक्कर घोल पा रहे हो तो वह कैसा विलयन है, असंतृप्त। और अगर आप उसमें शक्कर नहीं घोल पा रहे हो, मतलब उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है, तो वो कैसा है, असंतृप्त विलयन। तीसरा आता है आपका, तीसरा कौन सा आता है, अति संतृप्त, मतलब बहुत ज्यादा संतृप्त हो चुका है। कैसा, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय घोला जा सकता हो। मतलब आप उसके अंदर आप उसके अंदर और विलय नहीं घोल सकते। अति संतृप्त, अति का मतलब ज्यादा, संतृप्त बता चुका हूं मैं कि उसमें और अधिक विलय नहीं घोल सकते। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर करते हैं विलयन को गर्म। जैसे ही मैंने इसके अंदर, मान लो ये इसके अंदर मैंने जैसे ही शक्कर डाली, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर शक्कर घुलना बंद हो जाएगी, वो हो चुका आपका संतृप्त। लेकिन मैं क्या करूँगा, फिर नीचे से इसे बर्नर से गर्म करूँगा, या नीचे बर्नर लगाऊंगा और इसको क्या करूँगा, गर्म करूँगा। और गर्म करने के बाद इसमें फिर चीनी गिलना स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो शक्कर मिलाई है ना मैंने, नीचे जमने लग जाएगी। और इस जमने जो लग जाएगी उसको बोलूँगा मैं अवक्षेपण। क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। और इसी अवक्षेप को कारण इसको क्या बोल देंगे, अति संतृप्त। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, संतृप्त विलयन के अंदर अवक्षेप नहीं बनता है, बल्कि अति संतृप्त विलयन के अंदर आपका जो अवक्षेप है वो बनता है। ठीक है, आशा करता हूं कि अब तक बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है। अब विलेयता होती है आपकी दो प्रकार की। क्या होती है, विलेयता होती है आपकी दो प्रकार की। एक तो ठोस की द्रव्य विलेयता, मतलब ठोस को किसके अंदर घोला जाता है, द्रव के अंदर। एक होती है गैस की द्रव्य विलेयता। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता। तो ठोस विलय तथा द्रव विलायक, यानी ठोस विलय होता है, द्रव क्या होता है, विलायक के मिलने पर ठोस द्रव विलयन बनता है, जिसकी विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ये चीज याद रखनी जस्ट ऐसे ही। अब कारक महत्वपूर्ण है इसके। तो कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण है, पहला कारक है विलय की प्रकृति। पहला कारक कौन सा है, विलय की प्रकृति। ठीक है। अब विलय की प्रकृति का क्या असर पड़ता है, तो समान समान को घुलता है, ये लाइन याद रखनी है। इंग्लिश में बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को घुलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ध्रुवीय विलय जैसे, अब ध्रुवीय विलय कौन कौन से होते हैं, जैसे कि NaCl ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घुलता है। ये बात कन्फर्म है कि जो नमक है वो जल के अंदर घुल जाता है। लेकिन अगर आप जल के अंदर तेल घोलते हो या पेट्रोल घोलते हो, तो आपको पता है कि तेल और पेट्रोल आपके जल के अंदर नहीं घुलते। उसका कारण क्या है, तो उसका यही कारण है ध्रुवीय और अध्रुवीय। क्योंकि आपका जो जल है वो ध्रुवीय होता है और आपका तेल है वो अध्रुवीय। सर ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या है, तो ध्रुवीय का मतलब जिसमें प्लस और माइनस होते हैं, इनका सेपरेशन होता है, यानी अलग अलग होते हैं। और अध्रुवीय का मतलब है जिसमें प्लस और माइनस का सेपरेशन नहीं होता है। जिस ध्रुवीय क्या है, जिसमें प्लस और माइनस पृथक पृथक होते हैं। और अध्रुवीय का मतलब जिसमें प्लस और माइनस पृथक पृथक नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपका जो NaCl है वो जल के अंदर ही घुल सकता है। दूसरी बात, अध्रुवीय विलय जैसे नेप्थलीन और एंथ्रासीन, ये दो यौगिक आपके, नेप्थलीन और एंथ्रासीन केवल और केवल आपका किसके अंदर घुल सकता है, केवल और केवल बेंजीन के अंदर ही घुल सकता है। अगर आप इनको पानी के अंदर घोलोगे तो ये नहीं घुलेगा, क्योंकि ये क्या है, अध्रुवीय, जबकि पानी क्या है, ध्रुवीय है। आशा करता हूं कि पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि जो आपका ठोस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करता है, विलय की प्रकृति को किस प्रकार करता है। दूसरे कारक की अगर मैं बात करूं तो दूसरा कारक है आपका, दूसरा कारक कौन सा है, दूसरा कारक है ऊष्मा। देखो तापमान। अब ऊष्मा चेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य प्रतीप दिशा में विस्थापित हो जाता है, जिससे विलेयता घट जाती है। ऐसे माने कि ये मेरा एक अभिकारक है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट।
अब ये कोई ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती हैं। अब R से P बन रहा है, लेकिन ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपीय। तो मैंने अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें क्या होगा? जो साम्य अवस्था होगी वो इस साइड शिफ्ट होने लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं, अगर इस साइड साम्य अवस्था शिफ्ट होगी मतलब ट्रांसफर होगी, तो अभिकारक अधिक बनेगा, मतलब जो उत्पाद बनेगा उसकी विलेयता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लेकिन यही काम अगर अपन किस में करते हैं? यही काम अगर हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में करते हैं तो इसमें जस्ट उल्टा होता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर आपकी क्या होता है? विलेयता बढ़ती है, क्योंकि साम्य है वो आपका अग्रिम दिशा में यानी आगे की ओर जाता है और प्रोडक्ट अधिक बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्य अग्रिम दिशा में स्थापित हो जाता है, जिससे विलेयता बढ़ जाती है। और तीसरा कारक याद रखना है आपको, तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। अब आपको पता है कि अगर हम हाथों से ठोस को दबाएं तो उस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है? ठोसों की संपीड़ितता, मतलब हाथों से अगर दबाएं ठोस को, जैसे लोहे के गेट को दबाएं तो हम नहीं दबा सकते, तो ठोस की संपीड़ितता न्यूनतम होती है, अतः दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। आई होप आज की कहानी यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। और आप वीडियो के ऊपर कमेंट करना और लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आप वीडियो को देख तो लेते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हैं। तो आपका लाइक करने में कुछ जाता नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।